अच्छा, लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर कल देख लिया था। वी हैव वन मोर एनालिटिकल टेक्निक दैट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईआर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हाउ डज इट वर्क, व्हाई डज इट वर्क? बट इसमें आपको ये पहली बात जहन में रखनी है कि दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फंक्शनल ग्रुप किस तरह से निकलते हैं उसका ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन लिखा हुआ है, बट अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जो हम डायरेक्टली आईआर स्पेक्ट्रम पे जंप करने वाले हैं ये कहाँ से आता है। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सारे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, इन सब की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। अब वाइब्रेशंस की वजह से अगर मैं इन पे आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके ऊपर से पास करवाते हैं तो ये हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, और जब ये हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब सारे फंक्शनल ग्रुप्स की अपनी अपनी एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मेरी नेचुरल, मतलब मेरी जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये ग्राफ आपको दिखेगा आईआर स्पेक्ट्रम का, वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होती है और एक्स एक्सिस पे वेव नंबर होता है। वेव नंबर बेसिकली इज अनदर नेम फॉर फ्रीक्वेंसी। तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब कोई फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो एब्जॉर्बेंस आपके पास देखें नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये जो नीचे डिप आ रहा है इसको बेसिकली हम पीक भी कह सकते हैं, डिप भी कह सकते हैं। तो सारे फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपनी अपनी एब्जॉर्बेंस रखते हैं। वो फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन की जा सकती है, और किस फ्रीक्वेंसी पे या किस वेव नंबर पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उस वेव नंबर को देख के या फ्रीक्वेंसी को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। अगेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आई एम रिपीटिंग अगेन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन ये आप जब A2 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे। पहले ये थोड़ा बहुत हुआ करता था पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है लेवल केमिस्ट्री से। ठीक है। अब आपके पास सिंपली आईआर स्पेक्ट्रम आपको डायरेक्टली गिवन होगा, एंड सॉरी, फ्रॉम दैट आईआर स्पेक्ट्रम आपको उसको सिर्फ देख के ये बताना होगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है। बहुत इजी काम है, एक बार समझ आ जाता है तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। अच्छा, अब कौन से फंक्शनल ग्रुप किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेंगे उसके लिए हमारे पास एक टेबल गिवन होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है। अगर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्कोहल का भी हो सकता है, वो एस्टर का भी हो सकता है। तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रेंज है वो 1040 से 1300 पर सेंटीमीटर तक होती है। अब हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल यही फिनोमिना आपका माइक्रोवेव्स में भी होता है। जो माइक्रोवेव अवन होता है ना आपके, उसमें भी यही बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इम्प्लॉय हो रहा होता है। ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है हमारे पास। अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव से जो जनरेट होती है, जैसे एक साइंटिस्ट है, आई फॉरगॉट द नेम, but he was dealing with microwaves and other electromagnetic radiations. So he realized कि पॉकेट में जो वो एक चॉकलेट बार रखा हुआ था वो सडनली मेल्ट हो गया बुरी तरह। तो ही रियलाइज कि अगर किसी फूड पार्टिकल्स पे या फूड पे माइक्रोवेव अगर उसके ऊपर डाली जाए तो क्या होता है कि जो फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, हर वाटर के मॉलिक्यूल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। अगर माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, अगर हम वो फ्रीक्वेंसी उस वाटर के मॉलिक्यूल्स पर डाल दें तो वो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जब वो वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फूड में वाटर है वो हीट डिसिपेट करेगा, तो वो फूड नेचुरली गर्म हो जाएगा। यहीं से एक्सटेंशन हुई है हमारे पास इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाले कॉन्सेप्ट की। अच्छा,
अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन की रेंज होगी वो 1500 से 1680 के बीच में होगी। इसी तरह अगर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जो कि आपका कार्बोनाइल कार्बन एस्टर का भी हो सकता है, एल्डिहाइड का भी हो सकता है, अमाइड का भी हो सकता है, तो उनकी एक डिफरेंट रेंजेस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी चीज रेंजेस आपको गिवन होंगी क्वेश्चंस के साथ, इनको देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एक आई आर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको। अब अकॉर्डिंग टू दिस आई आर स्पेक्ट्रम, अच्छा कुछ फंक्शनल ग्रुप के आई आर स्पेक्ट्रम के शेप भी बहुत ही डिफरेंट बन रहे होते हैं। तो जब डिफरेंट शेप बन रहे होते हैं तो आप उनको देख के भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं, ये वाला हमारा जो आई आर स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली है इथेनॉल का। अब इथेनॉल में हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, अगर मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो इसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी है। अब अगर मैं ये जो ऊपर मेरे पास डाटा गिवन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो गिवन नहीं है पहली बात, तो मैं सॉरी, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन है यहाँ पे आपके पास, जो कि एल्केन का होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी 2850 से 2950 के बीच में। तो 2850 से 2950 के बीच में अगर मैं एब्जॉर्प्शन देखूं तो 2500 से 3000 के बीच में टू एट, ये है 2850, 26, 27, 28, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये बहुत कॉमन एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हर हाल में होगा ही होगा। तो इसको देख के मैं फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना, क्या अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है या एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, क्या है। ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगी, तो ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ एक यूजलेस एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ये फिर भी गिवन होती है। कभी कभार जरूरी नहीं है कि ये हमेशा गिवन हो, लेकिन इसको देख के मैं फंक्शनल ग्रुप कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हर ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, अगर तो वो एक ही कार्बन रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिथानल है या मिथानॉल है या मीथेन है, तो चलो समझ आती है बात। लेकिन अगर उससे ऊपर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी आपको सारे कंपाउंड्स में मिलेगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ढूंढेंगे तो वहाँ पे टेबल में अभी गिवन भी नहीं है आपके पास। उसके अलावा ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये वाला, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दो फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एक आपका अल्कोहल्स में। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके ऑब्जर्प्शन की रेंज होती है 2500 से 3000 के बीच में। अब 2500 से 3000 के बीच में अगर मैं एब्जॉर्प्शन देखता हूँ अपनी, तो वो तो बहुत बड़ी रेंज है। 2500 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3000 यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोक्सिल वाले की देखते हो तो 3200 से 3600 के बीच में। अब 3200 से 3600 के बीच में अगर मैं एब्जॉर्प्शन देखूं तो वो ये आ रही है 3200 से 3600 के बीच में। तो वो ये वाली जो आपके पास डिप बन रहा है ना एक ये वाला, ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस चीज का, अल्कोहल वाला। अब ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो 2500 से 3000 के बीच में है। तो यहाँ पे आपके पास एज सच कोई एब्जॉर्प्शन ना नजर आ नहीं रही। एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब ग्राफ नीचे आ रहा होगा। लेकिन आप फिर भी इस रेंज को देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता कार्बोक्सिलिक वाले OH की एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे कहीं हो रही हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की बात कर रहे हैं या अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज और होगी, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चलो OH की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है और अल्कोहल के OH की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है, दिस इज फॉर अल्कोहल। तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एब्जॉर्प्शन आपके पास और आनी चाहिए जो कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप में ये वाला भी तो बॉन्ड होगा ना, दिस बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अगर तो इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्प्शन आती कार्बोक्सिलिक वाले की वो आती 1670 से 1740 के बीच में। अब 1670 से 1740 के बीच में क्या आपको कोई एब्जॉर्प्शन नजर आ रही है जो डिप आ रहा हो ग्राफ का ऐसे नीचे। तो 1670 से 1740 के बीच में अगर हम देखें
तो 1670, 1500, 1600 ये रहा, और 1700 ये रहा, 1740 इसके आसपास होगा। अब इस पर्टिकुलर रेंज में हमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा। जी अहमद बेटा, ये एएस की क्लास है, आप जा सकते हैं। कि जैसे मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग चले जाए। अभी एएस वाले कितने हैं हमारे पास यहाँ पे लोग? एएस वाले मूड में लग नहीं रहे पढ़ने के। अच्छा भाई, तो 1670 से 1740 के बीच में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो दिस कंफर्म्स कि दिस इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH की एब्जॉर्प्शन हम देख के बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो चलें, एक ये डिप हो गई मेरे पास, एक पीक ये हो गई। यहाँ भी तो बहुत सारी पीक्स हैं, इनका क्या? अब ये पीक जो 1500 से पहले पहले की हैं, ये आपकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पीक्स होती हैं, लेकिन 1600 से पहले वाली पीक्स इन्होंने कहीं मेंशन नहीं की भी। मतलब ये सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, तो उससे आप देख के आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो आपको मिल ही जाएगा हर जगह पे। ठीक है, एक और आया स्पेक्ट्रम देखते हैं, अब ये वाला देखो। पहली बात तो इसमें आप थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ आपको नजर आ रही है। एक चलें, ये वाली आ रही है जो पीक नीचे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, और एक यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अब ये वाली एब्जॉर्प्शन की जो रेंज आ रही है, वो आप कह सकते हैं कि 3000 से लेके 3100 और 200 के बीच में आ रही है। उससे थोड़ी सी आगे ही जा रही है, 3200 से, बल्कि आगे ही बना लो उसको। यहाँ तक ले जाते हैं, 3300 के बीच। और यहाँ पे जो हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन आ रही है, वो 15 16 1700 के आसपास आ रही है। और ये वाली जो एब्जॉर्प्शन आ रही है, वो 1100 1200 1300 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब आप इस टेबल में अगर देखें, तो 3000 वाली जो एब्जॉर्प्शन है, वो आपको या तो यहाँ मिलनी है, या फिर आपको यहाँ मिलनी है। ठीक है, 3000 से के आसपास, अब वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का OH भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्सिल का भी OH हो सकता है, वो नाइट अमाइन का नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो अमाइड भी हो सकता है। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते क्वेश्चन को। वो आपको बता देंगे कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, तो कुछ चीजें ऑलरेडी रूल आउट आप कर चुके हुए होंगे। अगेन, सिर्फ एक टेक्निक काफी नहीं होती है पूरा का पूरा चीज मालूम करने के लिए, कभी कभार हम मल्टीपल टेक्निक्स आपस में यूज कर रहे होते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे आपके पास मुझे ये डिटरमिन करना है कि ये अगर चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें अमाइन नहीं है, तो यू मस्ट बी स्टक विद दीज टू, कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोक्सिल। अब आपको ये डिटरमिन करना है कि कार्बोक्सिलिक है या हाइड्रोक्सिल है। अब जैसे यहाँ पे ये वाली चीज, चलो इसमें अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये OH तो है, लेकिन ये क्या कार्बोक्सिलिक का है या अल्कोहल का है, तो आप ये वाली एब्जॉर्प्शन जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि 1700 के आसपास किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन आ रही है। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप में 1700 के आसपास तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखें कार्बोक्सिलिक का, तो इसमें 1700 पे कार्बोक्सिलिक की का डबल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन मिलेगी। तो ये देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो OH यहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक का होना चाहिए इस ऑप्शन। इससे ऊपर वाला जो था वो हमारे पास आ रहा था सिर्फ अल्कोहल का, लेकिन ये देख के अब मुझे पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक का है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ कि हमारे पास जो जो IR स्पेक्ट्रम होते हैं, इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के इस तरह का ट्रफ बन रहा होता है, इसको मैं ट्रफ कहता हूँ, ये जो पीक बन रही है ना। अल्कोहल में ना हमेशा आपको एक चीज बड़ी कॉमन दिखेगी, ऊपर वाला अगर आप ग्राफ देखें ना, तो अल्कोहल में ये नीचे डिप जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाके फिर वापस ऊपर जा रही होती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक में कभी भी ऐसा नहीं होता, कार्बोक्सिलिक में वो हमेशा इस तरह से नीचे जाके ऊपर ही जा रहा होता है।
एल्कोहल में अब जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ट्रफ हो, ये यूं करके भी हो सकती है, लेकिन का ये मैं आपको चीट बता रहा हूँ बस कि अल्कोहल में हमेशा इसी तरह से बन रहा होता है और कार्बोक्सिलिक में इस तरह से ट्रफ बन रहा होता है। लेकिन अगेन 1700 वाली पीक देख के मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और ये OH है, तो ये ऑब्वियसली फिर कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी बहुत सारी एब्जॉर्प्शंस है। एक एब्जॉर्प्शन मुझे यहाँ दिख रही है 1100, 1200, 1300 के आसपास। एक एब्जॉर्प्शन मुझे अगेन 1700 के पास दिख रही है और एक एब्जॉर्प्शन मुझे 3000 के पास दिख रही है। अच्छा, इसमें अगेन 3000 के एब्जॉर्प्शन में, 3000 के जो आसपास एब्जॉर्प्शन है, आ, उसके लिए मैं अब OH बॉन्ड की तरफ जाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक का है या अल्कोहल का है। लेकिन वो जो 1700 है वो मुझे फिर वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ से देख के मैं ये तो बता सकता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल की जो पीक आती है वो इस तरह की आती है, कार्बोक्सिलिक के OH की पीक जो है वो इस तरह से आती है। मतलब ये जो OH की पीक है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की है, ये जो OH की पीक है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की होती है। लेकिन ना तो ये शेप अल्कोहल जैसा बन रहा है ना कार्बोक्सिलिक जैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो इसमें एक और 1700 की एब्जॉर्प्शन भी है मेरे पास, उसको भी जरा देखते हैं वो कहाँ पे आ रही होगी। 1700 है वो गया, एक 1300 की भी आ रही है मेरे पास। 1300 की भी यहाँ पे एक पीक नज़र आ रही है ना, ये वाली जो नीचे तक आ रही है। तो 1300 वाली पीक अगर मैं ढूंढूं इस टेबल में तो 1300 पीक वाली मुझे यहाँ पे मिल रही है, ओवर हियर। अब ये हाइड्रोक्सिल के कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है, एस्टर की भी हो सकती है। अब अगर ये अल्कोहल की होती तो अल्कोहल का तो 3600 तक एक पीक जारी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ग्राफ देखूँ तो 3600 तक तो मेरे पास कोई पीक नहीं गई है, मतलब 3600 से तो वे बिफोर ये कहानी खत्म हो गई है। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक की जो पीक जाती है वो हाँ 2500 से 3000 के बीच में जाती है। तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक है, लेकिन मैं अल्कोहल को कम्प्लीटली रूल आउट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी तो पीक स्टार्ट ही 3200 से होती है। वो ये हमारा जो IR स्पेक्ट्रम है वो 3000 पे खत्म हो गया पूरा, तो ये उसके आगे पीक है ही नहीं। तो मैं अल्कोहल को तो रूल आउट कर दूंगा लेकिन कार्बोक्सिलिक को मैं 3000 वाली पीक से रूल आउट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ फिर अगर कार्बोक्सिलिक होता तो मेरे पास 1670 से 1740 के बीच में भी पीक होनी चाहिए थी। तो 1670 से 1740 के बीच में जो मेरे पास पीक है वो 15, 16, 17, ये वाली पीक, इसमें मुझे कंफ्यूज, अच्छा नहीं ये नहीं देख रहे थे सॉरी, ये वाला जो हम देख रहे थे ग्राफ, इसमें यहाँ पे जो पीक है वो 15, 16, 1700 से थोड़ी सी आगे। तो यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक में बिल्कुल कंफ्यूज हो सकता हूँ। लेकिन ये जो 1300 वाली पीक है, इसको देख के मुझे एक आइडिया हो रहा है, ये जो 1300 वाली पीक है वो हमारी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की होती है। लेकिन उसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो कार्बोक्सिलिक में भी होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की गिवन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की गिवन है जो कि मैं रूल आउट कर चुका हूँ, या फिर एस्टर की गिवन है। तो अब ये मुझे ना एस्टर की तरफ ले गया है कि अब ये इस पीक को देख के मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये एस्टर होना चाहिए। ये जो हम ग्राफ कर रहे हैं ये इनिशियली थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली ये IR स्पेक्ट्रम एस्टर का है हमारे पास। ठीक है, मैं डायरेक्टली ना आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ज़्यादा परेशान ना हो कि इसके क्वेश्चन कैसे होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा मुझे 1 मिनट देना है बस, आई नीड सम वाटर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक IR स्पेक्ट्रम गिवन है। Compound X has the infrared spectrum shown. What could be the identity of compound X? अच्छा, अब यहाँ पे शेप देख के तो मुझे समझ आ गया कि ये कार्बोक्सिलिक का है, लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे डिप देखूं
तो आपके पास जो डाटा बुकलेट में पहले जो क्वेश्चन होते थे ना, तो डाटा बुकलेट साथ गिवन होती थी, तो उसमें आपको ये डाटा बुकलेट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको खोल के देखनी पड़ेगी। तो ये 700 के आसपास आ रही है, 700 से थोड़ी आगे है, और ये 3000 से पहले पहले इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ख़त्म हो गई है। तो डाटा बुकलेट की मैं डाटा बुकलेट साथ में खोल लेता हूँ। ये आपकी डाटा बुकलेट है जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की एब्जॉर्प्शन गिवन होती थी। अच्छा, पहले ना, ये अभी अपडेट हुई है 2022 ऑनवर्ड्स, उससे पहले जो है यहाँ पे इन पीक्स के साथ ना दो चीज़ें और लिखी हुई होती थी कि पीक शार्प है या ब्रॉड है। मतलब शार्प पीक बन रही है, शार्प पीक इस तरह की होती थी, और ब्रॉड पीक इस तरह की होती थी। लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो अब पुराने क्वेश्चंस में मार्किंग की में आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अभी आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, तो 3000 की पीक और 1700 पे पीक जो है, 3000 वाली पीक हमारी एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है, अमाइन पे और कार्बोक्सिलिक की, जो 3000 से पहले पहले ख़त्म हो रही है। अब ये हमारी पीक जो है ना एब्जॉर्प्शन की, वो 3000 से पहले पहले ख़त्म हो रही है, ये स्टार्ट ही 3300 से हो रही है। तो लेकिन अगर मैं ऑप्शन देखूं, तो मेरे पास ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नाइट्रोजन है ही नहीं। मतलब अमाइन या अमाइड की पीक अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नाइट्रोजन ही नहीं है हमारे पास। तो मैं उसको और रूल आउट कर सकता हूँ कि भाई ये अमाइन या अमाइड नहीं हो सकता। जी अनाया, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, फिर आपके पास क्या बचा? आपके पास दूसरी पीक बची आपकी 3000 के आसपास से पहले वाली जो पीक है वो 1700 के आसपास वाली जो पीक्स है। अगर मैं 1700 वाली रेंजेस देखता हूँ, तो वो एक रेंज यहाँ पर आ रही है, एक रेंज यहाँ पर आ रही है हमारे पास। तो वो या तो कार्बोनाइल का कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक का हो सकता है, या फिर वो एस्टर का हो सकता है। ठीक है। और एस्टर की एक पीक, अगर एस्टर होता तो एस्टर की एक पीक यहाँ पे भी आ रही होती 1300 के आसपास, 1040 से 1300 के आसपास। तो हमारे पास, अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, तो हमारे पास अब रूल आउट करके अल्कोहल में रूल आउट कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पीक एब्जॉर्प्शन है वो 3000 से आगे स्टार्ट हो रही होती है। एस्टर की 1300 पे एक पीक आनी चाहिए, जो कि 1100, 1200, 1300 पे, यहाँ पे हाँ इस पीक को कंसिडर बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ये शेप देख के तो मुझे समझ आ गया है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस मैं आपको प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ कि वाकई में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इतना ज़्यादा शेप के ट्रेंड पे हम क्वेश्चंस कर तो लेते हैं इसके, लेकिन फिर भी आपको ना चीज़ समझ आनी चाहिए कि क्यों हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड इसको चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, 1700 पे अब ये थोड़ा सा मुझे स्विच करनी पड़ेगी स्क्रीन, बार बार आप ज़रा फोकस रहिएगा यहाँ पे। अब 1700 के आसपास वाली जो पीक्स हैं वो या तो एस्टर की है हमारे पास, या कार्बोक्सिल की है, या कार्बोनाइल की है।
अब मेरे पास ऑप्शन में ये तीनों ही ऑप्शन उसने दिए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अगर कार्बोनाइल या कार्बोक्सिल की तरफ जाता हूँ, तो कार्बोनाइल में मेरे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ही होगा और कुछ नहीं होगा, उसके अलावा और कोई पीक नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरे पास वहां पे मल्टीपल पीक्स आ रही हैं, और एक पीक मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन की भी आ रही है 1300 के आसपास। तो वो एस्टर की भी हो सकती है, वो हाइड्रोक्सिल की भी हो सकती है। अब मैं एस्टर में और कार्बोक्सिलिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ, क्योंकि देखो एस्टर में भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है मेरे पास, और कार्बोक्सिलिक में भी उन्होंने लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन कार्बोक्सिलिक के भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की पीक नियरली एस्टर के आसपास आनी चाहिए, लेकिन डाटा बुकलेट में वो मेंशन नहीं होती है। तो उसकी वो, क्योंकि वो ओवरलैप बहुत ज्यादा करती है, इसलिए वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है हमारे पास। ठीक है, समझ आती है थोड़ी सी बात यहाँ पे। एस्टर की पीक यूजुअली हमारी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की 1710 से 1750 स्टार्ट होती है, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है 1710 से 1750। अब हमारे पास ये 1600, 1700, 1700 से थोड़ा सा आगे ये पीक खत्म हो गई है पूरी तरह से। लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक वाले की देखूँ ना, तो कार्बोक्सिलिक वाले में हमारे पास ये पीक जो है वो स्टार्ट 1670 से लेकिन 1740 तक स्प्रेड आउट हुई हुई होती है। तो ये रेंज जो है वो इस पीक को कवर कर रहा है जो हमारे पास आ रहा है। हमारी वाली जो है वो 1710 पे कंप्लीटली फिनिश हो गई है, तो वो अगर एस्टर की होती तो वो 1710 से आगे बढ़ रही होती 1750 तक, या उससे थोड़ा सा 1710 से तो आगे जाती। हमारी वाली पीक जो है वो 1710 पे पूरी पूरी खत्म हो गई है। तो 1710 हमारी कौन सी रेंज के बीच में लाई करेगा, कार्बोनाइल की या कार्बोक्सिलिक की? तो वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा हमारा कुछ। अगर ये कार्बोनाइल होता ना, तो मैं ये वाली जो पीक जो 1040 से 1300 के आसपास आ रही है उसको मैं कार्बोनाइल, अगर सिर्फ कार्बोनाइल होता तो मैं उस वाली पीक को जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा। इसीलिए हम ना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की तरफ जाएंगे, और कार्बोक्सिलिक का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इथेनोइक एसिड। देखो, एक तो इस तरह से, दिस इज द हार्ड वे, द सिंपल वे इज, अगर आपके पास यहाँ पे ब्रॉड इस तरह का बन रहा है, पहले इसको हम ब्रॉड कहते थे एक्चुअली, इसलिए हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे होते थे। तो ये ब्रॉड कार्बोक्सिलिक का ही बन रहा होता है, और कार्बोक्सिलिक के OH का बन रहा होता है। अगर ये अल्कोहल का ब्रॉड होता, OH अल्कोहल का ब्रॉड होता, तो ये इस तरह से कोई पीक आ रही होती है हमारे पास, जो मैंने ब्लू में बनाई हुई है। तो पहले पुराने क्वेश्चंस में हमारे पास ब्रॉड और शार्प पीक्स का भी एक कॉन्सेप्ट था, जिसको देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे होते थे, तो क्वेश्चन भी उसके हिसाब से बनते थे। अब जो है, आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक का कुछ ऐसा बनेगा, अल्कोहल का नीचे जाके ऊपर आएगा। और एस्टर्स का और कार्बोनाइल का जो है ना, वो ब्रॉड बनता ही नहीं था, वो शार्प बनता था। मतलब वो जो अभी मैंने आपको नोट्स में पिक्चर दिखाई थी ना, ये वाली, तो ये है एस्टर का। उनका ब्रॉड ही नहीं बनता था, उसको हम कहते थे शार्प पीक। इसी तरह कार्बोनाइल का भी अगर कहीं पे गिवन होगा, तो उसका भी इसी तरह से एस्टर की तरह शार्प बन रहा होगा, इनका ब्रॉड नहीं बनता। ब्रॉड आपका हमेशा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में बनता था। लेकिन अब ये ब्रॉड और शार्प का नाम जो है ना, वो रिमूव कर दिया है सिलेबस से। आपने नहीं, डाटा मेमोराइज नहीं करना, वो क्वेश्चन के साथ गिवन होगा, कोई डाटा मेमोराइज नहीं करना आपको। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ब्रॉड नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये ब्रॉड है तो ये दो चीजों का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है या कार्बोक्सिलिक का हो सकता है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं, तो कार्बोक्सिलिक भी है और अल्कोहल भी है। तो मैं ज्यादा में ज्यादा अगर कंफ्यूज, अगर मुझे होना भी है, तो मुझे ए और सी में कंफ्यूज होना है, राइट? अब अल्कोहल का ब्रॉड मैंने आपको बताया वो ऐसा करके होगा, और कार्बोक्सिलिक का नीचे जाके ऊपर जाएगा, तो ये तो नीचे जाके डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, यस, एमसीक्यूज में भी गिवन होगा क्वेश्चन में, पूरा टेस्ट होगा बकायदा टेबल, हर एमसीक्यू के साथ एक ही एमसीक्यू आएगा ना इसका। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ रही है वो 3000 से पहले पहले आ रही है। अगर ये अल्कोहल होता तो 3000 से बियॉन्ड भी एब्जॉर्प्शन की पीक नीचे, 3000 से नीचे कहीं आ रही होती है ये पीक। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रॉड ही है जो ऊपर जाके वापस नीचे जा रहा है, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर वापस ऊपर गया।
तो यहाँ से मुझे ये देख के आइडिया हो रहा है कि ये अल्कोहल या अल्कोहल हो सकता है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये ब्रॉड भी पूरा नहीं दिया हुआ। लेकिन ये पीक जो है वो 3000 से आगे बियॉन्ड स्ट्रेच आउट हो रही है। तो अब मुझे इस पे थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब ऑप्शंस देख रहा हूँ ना, तो इन ऑप्शन में उन्होंने कहीं अल्कोहल का जिक्र ही नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट जे इज करेक्ट, बोथ कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा इन सबको। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्प्शन रेंजेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, वो ये वाली हैं। वो आपकी 16, अब ये चाहे अमाइड का हो, चाहे कार्बोक्सिल का हो, चाहे कार्बोनाइल का हो, चाहे एस्टर का हो, 1640 से 1750 के बीच में आ रही है। अब 1640 से 1750 के बीच में अगर मैं पीक ढूंढने बैठूं, तो मेरे पास 1640 से कुछ है ना, तो वहां से 1700 के बीच में अगर मैं पीक्स देख रहा हूँ, तो मेरे पास पीक्स हैं तो, लेकिन बिल्कुल एक स्टार्ट हो रही है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन की भी देख लो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की भी देख लो। कार्बन नाइट्रोजन की अगर मैं देखूं, नाइट्राइल की, तो 2200 से 2250 के बीच में है। तो 2200 से 2250 के बीच में कार्बोनाइल वाली तो चलो मिल रही है मुझे, लेकिन 2200 से 225 बहुत क्लोज रेंज दी हुई है। 2200 से 22550, तो 2200 होगा ये वाला, और इसके बिल्कुल आ गई, मतलब इस रेंज में मेरे पास कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता तो इसकी यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो मुझे ये पता चल गया कि कंपाउंड जे में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो जहां जहां लिखा हुआ है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। जहां जहां कहा, अच्छा, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन डी में भी कहा हुआ है कार्बन नाइट्रोजन इज बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहा हुआ है नीदर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखिए कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो मेरा कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आप चाहे किसी का भी हो, 1640 से 1750 के बीच में उसकी पीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पीक मिल रही है ना मुझे 1640 से 1740 के बीच में। 1600 से ये स्टार्ट हो रही है और अराउंड 1700 पे ये ख़त्म हो रही है। तो मिल जाएगी 1640 से 1700 के बीच में। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो सकता है, जिसमें नीदर लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से रूल आउट करते करते यही रह गया, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है भाई, समझ आई बात। चलो एक काम करो, एक ग्राफ जरा मुझे खुद आंसर बताओ सोच के। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सब्सटेंस टी वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंटेन 62.07% कार्बन, 10.34% हाइड्रोजन एंड 27.59% ऑक्सीजन। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस टी इज शोन, विच सब्सटेंस कुड बी टी। यहाँ पे एक ब्रॉड आ रहा है, ये ब्रॉड नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। यूजुअली ऐसे ब्रॉड हम अल्कोहल के पढ़ते हैं, और अल्कोहल का ब्रॉड 3000 से आगे आगे होता है, कार्बोक्सिलिक का 3000 से पीछे पीछे होता है। तो यहाँ से देख के आई कैन से फॉर श्योर कि ये अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1700 पे भी कोई पीक्स नहीं गिवन है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक का जो कार्बोनाइल वाला पार्ट है वो नहीं है इसमें। तो ये क्या बचा, अल्कोहल। आप चलेगा डायरेक्ट कीटोन पे, हसन, क्यों? या तो मैं ए पे जाऊंगा या फिर डी पे जाऊंगा, क्योंकि ए में भी अल्कोहल है, डी में भी अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पे तो और भी कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है। इन्होंने आपको परसेंटेजेस दी हुई है कार्बन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर डिटरमिन करेंगे। लेकिन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप मुझे समझ आ रहा है कि अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक अगर होता, तो कार्बोक्सिलिक में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की देखो ना, यहाँ पे पीक आ रही होती कहाँ पे, 1670 से 1740 पे। तो 1670 से 1740 के बीच में यहाँ तो कोई पीक्स है ही नहीं इस बार, कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। 1600 से 1700 1800 तक कोई पीक्स नहीं है यहाँ पे, ये पूरा रीजन खाली पड़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक तो नहीं है। और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी जो है वो इसी में आ जाएगा ना, अगर ये कार्बोनाइल वाला कार्बन है, कीटोन वाला कार्बन है, तो उसकी भी इसी रेंज में आ जाती।
कीटोन वाला भी नहीं हो सकता ये। तो मेरे पास बचा ए और डी। और ए और डी में से कौन सा आंसर है, फिर वो मैं आपका ये जो डाटा दिया हुआ है ना, कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 62.07%। तो इससे मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के अब इसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये क्या है। इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है 10.34%, और इसमें ऑक्सीजन भी है 27.59%। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे निकालते थे आप मोल्स में, वैसे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें। सबसे पहले इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करें इनको। कार्बन की वैल्यू आ रही है 5.1725। हाइड्रोजन इज 10.34, ऑक्सीजन है 27.59 डिवाइडेड बाय 16, विच इज 1.72। फिर उसके बाद स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करें। कार्बन आ रहा है 3, और हाइड्रोजन आ रहे हैं 6, और ऑक्सीजन 1। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है C3H6O। अब आप इन दोनों के ए और डी का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 10 11 12 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो इसका अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा तो ये हो जाएगा C3H6O। एम्पेरिकल फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। डी का अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देखूं तो इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो C3H7O आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला डी में मैच नहीं कर रहा, ए इसका मैच कर रहा है। सही है भाई, क्लियर है बात, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक अजीब सा आई स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, लेकिन ये वाली चीज देख के मुझे रियलाइज हो रहा है कि इट हैज टू बी अ अल्कोहल। OH वाला ऑल है, अल्कोहल है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। जो डूम बना हुआ है ना, दिस इज नॉट एनी एब्जॉर्प्शन, दिस इज अल्कोहल। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ब्रॉड बन रहा है और 3000 से बियॉन्ड जा रही है पीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में अब दिस इज नीदर अल्कोहल नॉर कार्बोक्सिलिक, क्योंकि शार्प बन रहा है। अच्छा, लेकिन ये 3000 के आसपास है। अब 3000 के आसपास है तो अब मैं ब्रॉड से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता, अब मैं रूल आउट नहीं कर सकता अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। लेकिन ये जो वाई वाली पीक है, पीक एट एक्स जो है वो किस चीज की होगी, पीक एट वाई किस चीज की होगी। पीक एट वाई बन रही है 16 17, और 17 और 1800 के बीच में कहीं बन रही है। इसको चलो 1750 ले लेते हैं फॉर वाई। और ये जो है वो 3000 पे कहीं बन रही है पीक एट एक्स। देखना पड़ेगा टेबल। पीक एट वाई है 1750 के आसपास। तो 1750 के आसपास हमारी कौन सी पीक्स आती हैं, 17 के आसपास 1700 की रेंज में हमारे पास यही पीक्स आ रही होती हैं सारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की। अब वो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में से किसी का भी हो सकता है। तो इन्होंने सिर्फ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कहा हुआ है मुझे। तो मुझे ऑप्शन बी और डी में से पता चल गया कोई एक होगा। अब रहा सवाल OH का और कार्बन और हाइड्रोजन का। देखिए, OH अगर होता तो हमारी बार बार यही बात हो रही है कि चाहे वो कार्बोक्सिलिक का OH हो चाहे अल्कोहल का हो, तो एक ब्रॉड बनता है। अब वो ब्रॉड वाली बात अगेन बार बार कह रहा हूँ कि वो अब नहीं पूछता ब्रॉड वाली बात, लेकिन ये माइंड में जरूर रखो कि ब्रॉड का मतलब था कि अल्कोहल है तो वो यूं बनेगा। कार्बोक्सिलिक वाला OH है तो वो थोड़ा सा शार्प पीक नहीं होती, इस तरह से बीच में ट्रफ बन रहा होता है, ये शार्प पीक है। तो दिस इज नॉट फॉर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बचा क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं पीक देखूं तो वो 2850 से 2950 के बीच में होती है। अब यहाँ पे जो बनी हुई है ये एग्जैक्टली 3000 पे हमने बना तो लिख तो दिया जल्दी में, लेकिन ये है भी या नहीं 3000 पे, ही देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो दिस इज नॉट एट 3000, दिस इज थोड़ा सा बिफोर 3000।
तो हमारे पास ये बनेगा बी आंसर। ए क्यों कह रहे हो? एस्टर और अल्काइल, एस्टर, हाँ एस्टर की तरफ मैं जा सकता हूँ, क्या पता हो ये एस्टर, लेकिन अल्काइल तो सही है, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन एस्टर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, वाई बनाया, ए कैसे हो सकता है फिर? तो आप खुद ही एस्टर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देख के कह रहे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तो 1500 से 1680 के बीच पे पीक है, तो 1500 से 1680 तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इधर तो पीक है ही नहीं, वाई तो कुछ आगे है पीक। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर आप कह रहे हो तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। अच्छा, यू आर राइटिंग बी, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 में they are saying the table shows the molecular formula of three molecule P, Q and R. None of the molecules are cyclic. ठीक है, साइक्लिक कोई भी नहीं है, स्टेट चेन होंगे या ब्रांच भी हो सकते हैं। Which molecule show a strong absorption between 1610 and 1750 in their infrared spectrum only? अब 1610 से 1750 की जो पीक्स होती हैं वो हमारी किस रेंज में मिलेगी? 1610 से 1750। अच्छा भाई, तो ये हमारी ये वाली नहीं हो सकती जो स्टार्ट ही 1710 से हो रही है। 1690, 1640 इसके बीच में हो सकती है, 1610 तो नहीं आएगा, लेकिन 1750 भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकती, बल्कि 1750 ये हो सकती है। मतलब ये ओवरलैपिंग रीजन ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आएंगे हमारे पास। 1610 और 1750 इन रेंजेस में ही कहीं लाई कर सकता है, इनफैक्ट ये भी लाई कर सकता है ना 1610, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, बल्कि ये नहीं कर सकता क्योंकि एंड हो गई है 1680 पे। तो 1610 से आगे जो जा रही है वो ये वाली वैल्यू जा रही है, पहली वाली 1740 भी की कुछ पार्ट तो ये कवर कर लेगी ना, 1610 से आगे बढ़ोगे तो 1700 भी तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाएगा, 1690 वगैरह आ जाएगा इसमें। तो इन दो को तरह से मैं करूंगा। ये जो तीसरी है वो 1740 वाली वैल्यू को भी कवर कर सकता है, एस्टर कर सकता है इसको कवर। अब यहाँ पे आपको बाकी फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। अब ये समझ आ गया कि मेरे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अमाइड का भी हो सकता है फिर। अब अमाइड का अगर होता तो इसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन होता। अब इनमें से पी क्यू एन आर में से कोई भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब है फिर मैं ये अमाइड रूल आउट कर सकता हूँ। तो और मेरे पास चीज़ें कम हो गई हैं। अब मेरे पास रह गया क्या, कार्बोनाइल और एस्टर वगैरह। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये तो नहीं हो सकता, क्या नाम है इसका, पी तो नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है। अब इसमें से ये एस्टर का कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है या एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों में से फिर किसी का भी हो सकता है। तो हमारे पास अब हम इसका ऑप्शन क्या लेंगे, शुड बी क्यू एंड आर ओनली। पी इसलिए रूल आउट कर दिया क्योंकि पी में हमारे पास देखो CH4O एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बन रहा है ना, बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए मैंने उन्हें, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिए हुए भी नहीं है। अब मैं इससे पी से क्या कोई एस्टर या एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो? मतलब एक कार्बन है आपके पास और आपका इसमें 4 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं फंस गया। एस्टर बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे एस्टर भी नहीं बन सकता, इससे एल्डिहाइड भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ लगाऊं। और क्या क्या बन अमाइड तो हमने रूल आउट इसलिए कर दिया क्योंकि नाइट्रोजन ही नहीं है ना किसी में। तो मैं कार्बोनाइल में एल्डिहाइड और कीटोन बना सकता हूँ, कार्बोक्सिल में कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूँ, और एस्टर बना सकता हूँ। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप आप बनाने की कोशिश करें, कार्बोक्सिल, कार्बोनाइल और एस्टर। तो मैं इससे 4 हाइड्रोजन के साथ मैं कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकता, मैं एस्टर भी नहीं बना सकता। अगर मैं एक कार्बन लेके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास इसमें तो पहली बात 2 ऑक्सीजन है ही नहीं, एक ऑक्सीजन है। तो मैं कार्बोक्सिलिक रूल आउट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक नहीं बन सकता। अगर मैं एक ऑक्सीजन लेके एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करूँ तो फिर मैं 4 हाइड्रोजन कहाँ लगाऊं?
अगर मैं कार्बोनाइल बनाने की कोशिश करूं, मतलब कार्बोनाइल में कीटोन बनाने की कोशिश करूं, तो कीटोन बन ही नहीं सकता। कीटोन तो वैसे ही रूल आउट कर दो, क्योंकि इन सब में एक कार्बन है, और पहला कीटोन जो स्टार्ट होता है आपका, वो स्टार्ट ही आपका 3 कार्बन से होता है। तो अगर ये कीटोन नहीं हो सकता, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन में रही सिर्फ एल्डिहाइड गया एक, और कार्बोक्सिलिक एसिड गया, और एस्टर गया। पी जो है वो एस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टर के लिए दो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, मैं इनमें से ही कोई बना सकता हूँ। तो पी जो है मेरा, वो किसी चीज पे बैठ ही नहीं रहा, ना तो वो एल्डिहाइड बन रहा है, ना वो एस्टर बन रहा है, ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो पी मैंने इसलिए उड़ा दिया था। क्यू जो है वो दो ऑक्सीजन है, और इसके साथ हमारा एक कार्बन है। अब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के साथ मैं क्या बना सकता हूँ? मैं यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूँ, उसका मिथानोइक एसिड, है ना। चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यू को सबका सब एक साथ बनना है, मतलब क्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यू एल्डिहाइड भी बने, क्यू कार्बोक्सिलिक भी बने, एस्टर भी बने, इनमें से कोई एक बने, एटलीस्ट कोई एक जरूर बने। तो जो क्यू है मेरा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। आर जो है मेरा, वो फिर मैं उसको कीटोन तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसको एल्डिहाइड जरूर बना सकता हूँ। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। फंक्शनल ग्रुप मुझे यही चाहिए थे, या तो एल्डिहाइड हो, या कार्बोक्सिलिक हो, या एस्टर हो। तो पी जो है मैं ना एल्डिहाइड बना सकता हूँ, ना कार्बोक्सिलिक, ना एस्टर, इसलिए पी मैंने हटा दिया। क्यू जो है वो मेरा बन रहा है मिथानोइक एसिड, और आर जो है वो मेरा बन रहा है मिथानल। सही है भाई, समझ आई बात? मुश्किल हो गई? देखो, मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको इसके लिए। अच्छा भाई, इसमें कह रहा है एस इज कन्वर्टेड टू वी इन 3 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस। एस को PbBr3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो हैलोजन एल्केन बन गया। मतलब ये अल्कोहल का रिएक्शन है, PCl5 PCl3, सब्स्टिट्यूशन हुई है अल्कोहल की। तो ये जो आपका एस है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का OH हटा है और उसकी जगह हैलोजन आ गया। ठीक है, मतलब एस जो है ना, वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब ये ब्यूटानॉल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये है ब्यूटान, मतलब 4 कार्बन एटम वाला अल्कोहल। अब ये प्रोपेन 2, मतलब मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन OH फंक्शनल ग्रुप जरूर है इसमें। टी जो है मेरा हैलोजन एल्केन है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या हुआ? ब्रोमीन हटा, साइनाइड लगा, तो ये वो हमारा हाइड्रोजन साइन, वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना साइनाइड आयन के साथ, वो हुई है, जिसमें हम पोटेशियम साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं। और यू जो बन गया वो मेरा नाइट्राइल बन गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें एसिड डाला है, तो एसिड डालते हैं नाइट्राइल में, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल होती है, और नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। तो वी जो है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। एन अनलेबल्ड सैंपल कंटेन्स इधर एस, टी और यू। अब एस है, टी है, या यू है, मुझे नहीं पता। द सैंपल प्रोड्यूसेस द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रन कर लिया इसका। कह रहे एक्सप्लेन हाउ दिस स्पेक्ट्रम कंफर्म्स द अननोन सैंपल कंटेन्स यू। कह रहे कि कंफर्म हो गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है यू का है, मतलब ये नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। In your answer, identify one relevant absorption in the infrared spectrum and the bond that corresponds to this absorption in the region above 1500. 1500 से आगे कोई एक एब्जॉर्प्शन आपने ऐसी बतानी है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाई कर रही हो, या इस फंक्शनल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन हो। फंक्शनल ग्रुप इसने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपने बस इसको डाटा बुकलेट से देख के इसकी एब्जॉर्प्शन बतानी है, दैट्स इट।
और अगर आप डाटा बुकलेट खोलेंगे तो डाटा बुकलेट में आपके पास कार्बन नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन जो है वो मिलेगी 2200 से 2250 के बीच में। और 2200 से 2250 के बीच में आपके पास जो एब्जॉर्प्शन आ रही है वो एक 2100 2250 के बीच में यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन आ रही है। अब ये आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम समझ आए ना आए, बस आपने तो ये लिखना है कि एब्जॉर्प्शन एट 2200, इन बिटवीन 2200 एंड 2250, और एब्जॉर्प्शन का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आपने इसमें लिखना होता है एब्जॉर्प्शन बिटवीन दिस वैल्यू कन्फर्म्स कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। डाटा अगेन ये लो। सही है उमर? अच्छा भाई। मजा है ना कुछ रीजन। ये बिल्कुल हमारे पास एक रीसेंट क्वेश्चन इसका जिस तरह से अभी आ रहा है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन्स थ्री कार्बन एटम्स। E react with cold acidified KMnO4 to form a single compound F with molecular mass 144 for 154.9। अब कोल्ड KMnO4 के साथ आपने देखा है डायॉल वाला रिएक्शन, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है आपके पास और आप इसमें कोल्ड KMnO4 डालते हैं तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH OH लग जाता है, डायॉल बन जाता है। फिगर 3.1 शोज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ई। लेकिन ये ई का स्पेक्ट्रम कह रहा है, मतलब ई में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए जब भी तो कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिगर 3.2 शोज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ। जब ई से एफ बना है ना, डायोल बना है, तो ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम होना चाहिए एफ, ये डायोल वाला मतलब अल्कोहल होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे अल्कोहल का ब्रॉड आपको, जो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है और 3000 से बियॉन्ड स्प्रेड हुआ हुआ है। तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कौन सा आपके पास, अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखूं तो 1500 से 1680 के बीच में एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। तो 1500 से 1680 के बीच में जो एब्जॉर्प्शन आ रही थी हमारे पास वो ये वाली आ रही है। दिस इज फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे इस ग्राफ में अभी तक जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे वहां पे एब्जॉर्बेंस लिखा हुआ था, यहाँ पे ट्रांसमिटेंस लिखा हुआ है। देखें हम लोग इस चीज को एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। जब एब्जॉर्बेंस होता है ना तो हमने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसके हिसाब से उसको बनाया था। ट्रांसमिटेंस है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही जो ट्रांसमिट हो रही है। तो ये तो बिल्कुल इन्वर्टेड होना चाहिए था ना ग्राफ। अगर मैं एब्जॉर्बेंस से हटके ट्रांसमिटेंस पढ़ रहा हूँ तो जो पीक नीचे आ रही है फिर ट्रांसमिटेंस के केस में वो ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन एब्जॉर्बेंस के केस में मैंने 100 जो है ना वो नीचे लिखा हुआ था, और ट्रांसमिटेंस के केस में मैंने वो उल्टा हुआ तो मैंने 100 ऊपर कर दिया, इसलिए जो है वो दोबारा से इन्वर्ट हो गई हैं सारी चीजें, तो वो आपके पास पीक हमेशा नीचे की तरफ ही दिखेंगी। समझ आई बात मंतशा? अच्छा जी, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आगे, क्वेश्चन में इसने ये टेबल दिया हुआ है, मैं तो डाटा बुकलेट से यूज कर रहा हूँ लेकिन ये वो यही टेबल है जो आपके पास गिवन है। बोथ स्पेक्ट्रा shows the absorption between 2850 to 2950 owing to carbon hydrogen bond in each molecule। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में है। use the two infrared spectra in table 3.2, this is table 3.2, to identify the functional group present only in E। Explain your answer referring only to the absorption at the frequencies greater than 1500। 1500 से पहले पहली वाली जो होती है ना वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, तो उसको यूजुअली हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है ना। अब मैंने देखो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये क्वेश्चन के पूछने से पहले भी मैंने रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई कर लिया था, उसके बाद हमने कंफर्म भी कर लिया एब्जॉर्प्शन की पीक्स देख के। अच्छा, तो कार्बन ई में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो मैं कैसे कंफर्म कर रहा हूँ, मैं ये वाली एब्जॉर्प्शन की रेंज देख के कंफर्म कर रहा हूँ।
और ये वाली एब्जॉर्प्शन की जो रेंज आ रही है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, वो आनी चाहिए 1500 से 1680 के बीच में। तो इन क्वेश्चन में आपको बस ये बात लिखनी होती है दोबारा से। फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको आप एल्कीन भी कह सकते हैं। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन विद इन, क्या है इसकी, 1500 टिल 1680 पर सेंटीमीटर इन ई। इसी तरह एफ के लिए वो कह रहा है कि आप कंफर्म करें, जब ई को रिएक्ट करवा के एफ बनाया है, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, या अल्कोहल लिख दें इसको। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कैसे कंफर्म होगा? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इस रेंज से कंफर्म होगा, 3200 से 3650 के बीच में। तो 3200 से, दिस इज 3200 एंड 3600 या 3650 के बीच में ये एब्जॉर्प्शन है। तो इसमें भी आपने क्या लिखना है? बस एब्जॉर्प्शन विद इन इन एफ। ठीक है। आगे कह रहा है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ई शोज अ मोलिकुलर आयन पीक and M+2 peak of approximately equal abundance. Deduce the relative molecular mass of E. हम्म। M और M+2 आइन पीक की अगर abundance सेम आ रही है, मतलब हाइट सेम आ रही है, तो दिस कंफर्म्स M+2 पीक आती कब है? जब हेलोजेंस होते हैं। और अगर इनकी पीक्स में M और M+2 की पीक में 3:1 का रेशियो होता है तो वो क्लोरीन होता है, और अगर 1:1 का रेशियो होता है तो वो ब्रोमीन होता है। ठीक है। तो मतलब ये जो आपका E है, E बेसिकली हमारा जो कंपाउंड था, वो 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड था, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, राइट। और इसमें हम कह रहे हैं कि फिर एक हेलोजन भी होगा। M+2 पीक आ रही है ना, तो हेलोजन तो है, M+2 पीक आ रही है, तो मलिकुलर मास ऑफ ई आपसे पूछ रहे हैं, MR ऑफ ई कितना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा, असल में ये पार्ट ना हमने उठाया हुआ है बीच क्वेश्चन से। 3 कार्बन एटम के साथ अगर मैं इसको बनाता हूँ, तो इसमें हमारे पास जो एम आइन पीक का आ रहा है वो आ रहा है 120, और M+2 आइन पीक का आ रहा है 122। मतलब इसमें एक आपके पास 79 वाला आइसोटोप है, तो दूसरा ब्रोमीन का एक 81 वाला आइसोटोप भी है। तो इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो 50-50% है, तो 50-50% के हिसाब से आप रिलेटिव मास निकाल दें इसका। मतलब अब मैं सिर्फ ब्रोमीन का, असल में जो मलिकुलर, अगर ब्रोमीन हटा दो और M+1 आइन पीक की बात नहीं हो रही है, तो मलिकुलर मास तो एग्जैक्टली 120 आना चाहिए था। लेकिन वो रिलेटिव मलिकुलर मास कह रहा है, मतलब ब्रोमीन के आपने दोनों आइसोटोप्स को कंसिडर करना है, तो ब्रोमीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो आपको यूज करना है इसमें, ब्रोमीन के किसी एक आइसोटोप का यूज नहीं करना। तो ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग 50-50% ले रहे होते हैं ना, तो इक्वल अबंडेंस कह रहा है उसकी, इक्वल हाइट्स हैं, तो 50% मास हम लेंगे 120 वाला। अब मैं पूरा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी में ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट रहेगा ना, कार्बन हाइड्रोजन जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो 120 प्लस 122 डिवाइड बाई 2, असल में 121 आना चाहिए, शुड बी 121। सही है। जैसे आप ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं ना, तो अगर मैं ब्रोमीन के दोनों आइसोटोप्स का निकालूंगा तो वो आपका 80 आता है, तो 80 के हिसाब से जो मैं मास निकालूंगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन इन्होंने तो पूरा मुझे मास दिया हुआ है MR, ब्रोमीन के आइसोटोप्स के साथ, और दो अलग अलग दिए हुए हैं।
तो मैंने इस पूरे का ही रिलेटिव एटॉमिक मास ले लेना है। हाँ भाई, क्लियर हुई बात। और दिखा लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको आईआर के। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटा सा पार्ट है आईआर का। करना है अभी या फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग भी नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करें? अच्छा हाँ, कल वाली क्लास जरा आप लोग मुझे बताएं, कल आप लोग क्लास इसी तरह से ले सकते हैं, इसी टाइमिंग में? हाउ डू वी नो देयर इज ओनली वन ब्रोमीन? क्योंकि पीक जो है ना, अगर टू ब्रोमीन होते तो फिर M+2 पे नहीं रुकता, M+4 भी आता ना। दो ब्रोमीन होते तो फिर कॉम्बिनेशन बनते, जैसे हम कल बना रहे थे, 79 79 वाला, या 79 81 वाला, या 81 81 वाला। फातिमा, आपकी रेगुलर तो एक अलग है ना। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो वो एक जरूरत नहीं है, वैसे हो तो गया है। लेकिन कुछ चीज़ कंफ्यूजन है तो फिर कल पढ़ लेना उसको। संडे को भी करेंगे ना नया। हम ना, बात समझ आ गई आपको? ओके चलो, अब हमें ना ऑर्गेनिक के एक्चुअली क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे साथ कर लो पहले। फिर हम 4 अप्रैल से ईयरली स्टार्ट कर देंगे। आप लोग होमवर्क में तो करें, कल हम कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते हैं, संडे को कुछ करते हैं, फिर आप अपनी ईद इंजॉय करें 3 दिन। उसके बाद फिर जो है हम ईयरली स्टार्ट कर देंगे अपने।